मार्केट के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के नज़रिए से आज हम भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई से जुड़े एक बहुत बड़े और मैं कहूँगा गेम चेंजिंग बदलाव को डीकोड करने जा रहे हैं। हाल ही में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या फीमा के नियमों में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जो सीधे तौर पर तय करेंगे कि ग्लोबल कैपिटल भारत में कैसे और कितनी तेज़ी से आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एनालिसिस में डाइव करते हैं और समझते हैं कि मार्केट कैपिटल पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। आज के इस ब्रीफिंग सेशन को हमने बहुत ही लॉजिकल तरीके से स्ट्रक्चर किया है। हम 2020 की मैक्रो पिक्चर से शुरुआत करेंगे, उसके बाद 10% के नए रूल, पीएमएलए कंप्लायंस, टेक और रिन्यूएबल्स जैसे सेक्टर्स पर इसके असर, इंश्योरेंस में हुए बड़े बदलाव और फाइनली सिक्योरिटी रिस्क जैसे अहम मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पूरे बदलाव के मैक्रो कॉन्टेक्स्ट को सेट करते हैं। आखिर सरकार को पॉलिसी में इतनी बड़ी शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। भारत का ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो $88 बिलियन के करीब है, जो सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन असली कहानी नेट एफडीआई में छुपी है, जो सिर्फ 6 से 7 बिलियन डॉलर के आसपास ही रह गई है। जब आप ग्रॉस में से प्रॉफिट रिपैट्रिएशन और डिविडेंड आउटफ्लो हटाते हैं, तो ये भारी अंतर सामने आता है। सीधे शब्दों में कहें तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर एक फ्रिक्शन है और मार्केट को इस वक्त विदेशी पूंजी की सख्त दरकार है। आप सोच रहे होंगे कि ये बदलाव अचानक क्यों? देखिए, 2020 में गलवान इंसिडेंट और कोविड के दौरान भारतीय कंपनियों को हॉस्टाइल टेकओवर से बचाने के लिए सरकार ने एक बहुत सख्त नियम लागू किया था। नियम यह था कि भारत की सीमा से लगे देशों का कोई भी इन्वेस्टर अगर एक सिंगल शेयर भी खरीदता है तो उसे सरकार से अप्रूवल लेना होगा। लेकिन अब इस नई पॉलिसी ने गेम बदल दिया है। अब 10% तक के निवेश को ऑटोमेटिक रूट से हरी झंडी दे दी गई है। अब आते हैं इस पूरी पॉलिसी के सबसे टेक्निकल और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हिस्से पर, 10% रूल का एनालिसिस। आज हर फंड मैनेजर और इन्वेस्टर के मन में यही सवाल है कि भाई इस नई छूट के पैरामीटर्स क्या हैं? ये 10% का चाइनीज या पड़ोसी देशों का स्टेक असल में काउंट कैसे होगा? इसका जवाब बेनिफिशियल ओनरशिप की डेफिनेशन में छिपा है। सरकार ने इसे बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब बेनिफिशियल ओनरशिप को सीधे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002 के साथ अलाइन कर दिया गया है। मतलब अब सिर्फ कागजी हिस्सेदारी नहीं बल्कि असली कंट्रोल देखा जाएगा। तो टेक्निकल क्राइटेरिया क्या है? बहुत सिंपल है। अगर किसी कंपनी के शेयर, कैपिटल या प्रॉफिट में आपकी हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है तो माना जाएगा कि कंपनी पर आपका कंट्रोल है। लेकिन अगर किसी ग्लोबल फंड में किसी बॉर्डरिंग नेशन का पैसा 10% या उससे कम है तो उसे कंट्रोल नहीं माना जाएगा और वो फंड बिना किसी सरकारी झंझट के ऑटोमेटिक रूट से भारत में निवेश कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। चलिए अब इस ब्रीफिंग का रुख थोड़े प्रैक्टिकल कंप्लायंस की ओर करते हैं। क्योंकि रूल्स कितने भी अच्छे हों, बात जब एग्जीक्यूशन की आती है तो कंप्लायंस ही सब कुछ होता है। तो एक प्रैक्टिकल सवाल जो हमें लगातार मिल रहा है वो ये है कि जो फर्म्स इन फंड्स को मैनेज कर रही हैं उनके लिए पुराने और नए रूल्स के बीच रिपोर्टिंग और कंप्लायंस के क्या स्टेप्स होंगे। अगर हम कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स का एक साइड बाय साइड कंपैरिजन करें तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, एंटिटी लेवल पर बेनिफिशियल ओनरशिप को वेरीफाई करना। दूसरा, और ये बहुत क्रूशियल है, भले ही निवेश 10% से कम हो लेकिन निवेश करने वाली कंपनी सीधे चीन या हांगकांग में रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, चाहे आप ऑटोमेटिक रूट से ही क्यों ना रहे हो, आरबीआई को इसकी मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी ही होगी। ट्रांसपेरेंसी से कोई समझौता नहीं होगा। अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जो मार्केट्स के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है। इन नियमों में ढील का अलग अलग सेक्टर्स पर, खास तौर पर हैवी कैपेक्स वाले सेक्टर्स पर क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल, ये जो ग्लोबल कैपिटल अब तक फंसा हुआ था उसके अनलॉक होने से हमारे घरेलू बाजार में वेंचर कैपिटल की लिक्विडिटी कहां-कहां फ्लो करेगी? देखिए, इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा हमारे डोमेस्टिक टेक स्टार्टअप्स को होगा। पहले होता क्या था कि अगर किसी बड़े ग्लोबल वीसी फंड में 2-3% पैसा भी किसी चीनी एलपी का है तो वो फंड भारत में इन्वेस्ट ही नहीं कर पाता था। अब वो ब्लॉक हट गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स जिन्हें भारी भरकम कैपिटल की जरूरत होती है और जो मिक्स्ड ग्लोबल फंड्स पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए तो ये पॉलिसी लिटरली एक गेम चेंजर है। और हमें यह भी समझना होगा कि हम एक ग्लोबल रेस में हैं। अगर हम भारत की तुलना वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी तेजी से उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से करें तो हम पाएंगे कि पिछले कुछ समय से हमारी सख्त पॉलिसीज की वजह से कैपिटल उन देशों की तरफ डाइवर्ट हो रहा था।
इन नए नियमों के जरिए भारत ने खुद को विदेशी फंड्स के लिए फिर से हाईली कॉम्पिटिटिव बना लिया है। इस सब के बीच एक और बहुत बड़ा मार्केट अपडेट है जो हमारी आज की चर्चा का हिस्सा होना ही चाहिए, और वो है डोमेस्टिक इंश्योरेंस सेक्टर। एक झटके में इंश्योरेंस सेक्टर में कैपिटल इनफ्लो के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। आखिर अचानक से इस सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए ओपन क्यों किया गया? इसका जवाब इस इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट में है। अब कोई भी ग्लोबल प्लेयर भारत में जनरल इंश्योरेंस या ब्रोकिंग फर्म में 100% हिस्सेदारी रख सकता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी के लिए ये लिमिट अभी भी सिर्फ 20% पर ही कैप की गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि एलआईसी सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है दोस्तों, ये देश का एक फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर है। सॉवरेन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए इस पर सरकार का कंट्रोल रहना बेहद जरूरी है। हम अपनी ब्रीफिंग के आखिरी पड़ाव पर हैं। एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के तौर पर बिना रिस्क असेसमेंट के कोई भी एनालिसिस पूरा नहीं होता। ये एक बहुत ही वैलिड इन्वेस्टर कंसर्न है। क्या बॉर्डर नेशंस के लिए इन्वेस्टमेंट रूल्स ढीले करने से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई रिस्क है? हॉस्टाइल टेकओवर्स को रोकने के लिए सेफगार्ड्स क्या हैं? देखिए, सरकार ने कैपिटल इनफ्लो और सिक्योरिटी के बीच बहुत सोच समझकर बैलेंस बनाया है। जैसा हमने पहले देखा, जो एंटिटीज सीधे चीन या हांगकांग में रजिस्टर्ड हैं, वो आज भी ऑटोमेटिक रूट से बाहर हैं। दूसरा, क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आने वाले प्रपोजल्स की बाकायदा 60 दिन की स्क्रूटनी होगी। और सबसे बड़ी बात, इन अहम सेक्टर्स में मेजॉरिटी ओनरशिप और कंट्रोल हमेशा भारतीय नागरिकों के ही हाथ में रहेगा। एक और बहुत ही क्रिटिकल डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी जैसे जितने भी मल्टीलैटरल बैंक्स हैं, उन्हें इन कंट्री स्पेसिफिक रूल से पूरी तरह छूट दी गई है। क्यों? ताकि देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग में इन बॉर्डर पॉलिसीज की वजह से कोई अड़चन ना आए। तो इस पूरी चर्चा को समराइज करते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। एक ऐसे मार्केट में जो वेंचर लिक्विडिटी के लिए भूखा है, क्या हम सच में नेशनल सिक्योरिटी कंट्रोल्स और एक रैपिड इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बीच सस्टेनेबल बैलेंस बना सकते हैं? ये नई पॉलिसी यकीनन सही दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन मार्केट का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये रूल्स ग्राउंड पर कैसे प्ले आउट करते हैं। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।